हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे बात की थी। मैं हूं आपका साथी बुक बैंटर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की ऑडियो समरी जो आपको देती है कम समय में ज्यादा ज्ञान। आज हम बात करेंगे थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको के द्वारा लिखी बुक इन द मिलियनियर नेक्स्ट डोर के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज हम अमेरिकी करोड़पतियों की दुनिया को जरा गहराई से समझेंगे। हम्म। लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा आमतौर पर सोचा जाता है ना? वो चमक धमक और फिजूल खर्ची वाली दुनिया। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने है थॉमस स्टेनली और विलियम डैंको की क्लासिक किताब द मिलियनियर नेक्स्ट डोर। हम्म। इसके कुछ खास हिस्से हम आज देखेंगे। सही। और ये किताब कोई रातों रात लिखी गई बेस्टसेलर नहीं है, बल्कि कई सालों की ठोस रिसर्च का नतीजा है। बिल्कुल। और ये रिसर्च कई चौंकाने वाली बातें सामने लाती है। जैसे कि असल में अमीर कौन है, वो उस मुकाम तक पहुंचते कैसे हैं, और दौलत को लेकर हमारी कई आम धारणाएं वो असलियत से कितनी अलग हैं। तो आज हमारा मकसद है इस रिसर्च के पन्नों को पलटकर दौलत बनाने के उन छिपे हुए, अक्सर अनदेखे किए जाने वाले तरीकों को समझना, कुछ तथ्यों और कुछ दिलचस्प मिसालों के जरिए। बढ़िया, तो चलिए इस तहकीकात को शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी हैरानी की बात जो इस रिसर्च से निकल कर आती है, वो ये कि ज्यादातर करोड़पति वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसा हम फिल्मों या सोशल मीडिया पर देखते हैं। सही कहा। वो महंगे डिजाइनर कपड़े, जगमगाती घड़ियां, लेटेस्ट इंपोर्टेड कारें। हाँ। रिसर्च बताती है कि ये सब करोड़पति होने की निशानी नहीं है, बल्कि कई बार ठीक उल्टा होता है। अच्छा। देखिए, यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दौलत और आय, मतलब इनकम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये एक अहम फर्क है। हाँ, और ये रिसर्च इसी बुनियादी फर्क पर जोर देती है। अगर कोई हर साल मान लीजिए लाखों कमाता है, हाँ, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ बचता नहीं, तो वो अमीर नहीं बन रहा। वो बस एक महंगी जिंदगी जी रहा है शायद। बिल्कुल। दौलत वो है जो आप बचाते हैं और निवेश करते हैं, वो नहीं जो आप कमाते और खर्च कर देते हैं। कमाना जरूरी है, पर दौलत जमा होती है समझदारी भरी बचत और निवेश से। और ये रिसर्च ये भी साफ करती है कि अमीर बनने का रास्ता अक्सर सिर्फ किस्मत या बड़ी विरासत या महंगी डिग्रियों से होकर नहीं गुजरता। नहीं, ज्यादातर मामलों में ये एक खास जीवन शैली का नतीजा होता है। कैसी जीवन शैली? जिसमें कड़ी मेहनत है, अनुशासन है, योजना बनाना और सबसे अहम अपने खर्चों पर एक तरह से कहें तो लगाम लगाना शामिल है। किताब में दौलत बनाने वाले 7 मुख्य कारक बताए गए हैं। आज हम उनमें से कुछ सबसे चौंकाने वाले और जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक औसत अमेरिकी करोड़पति असल में होता कैसा है इस किताब के मुताबिक? मुझे लगता है तस्वीर काफी अलग होगी हमारी कल्पना से। हाँ, बिल्कुल अलग। अक्सर वो एक व्यवसायी होता है, बिजनेसमैन, जिसने शायद अपनी पूरी वयस्क जिंदगी एक ही शहर में गुजारी हो। अच्छा। हो सकता है उसकी कोई छोटी फैक्ट्री हो या दुकानों की एक चेन या फिर कोई सर्विस देने वाली कंपनी। और निजी जिंदगी? उसने एक ही शादी की है और वो अब भी उसी रिश्ते में है। दिलचस्प बात यह है कि वो अक्सर ऐसे पड़ोस में रहता है जहां उसके पड़ोसी उसकी कुल संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही कमाते या रखते हैं। मतलब दिखावा नहीं? बिल्कुल नहीं। वो पैसे बचाने और निवेश करने का आदी है। और सबसे जोरदार बात जो मुझे लगी, क्या? अमेरिका के 80% करोड़पति पहली पीढ़ी के अमीर हैं, फर्स्ट जनरेशन रिच। 80%? हाँ, उन्होंने अपनी दौलत खुद अपनी मेहनत और लगन से बनाई है। उन्हें विरासत में थाली में सजी सजाई नहीं मिली। ये आंकड़ा तो वाकई मतलब हमारी आम सोच को सीधी चुनौती देता है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी है। हाँ, ये मिथक है। ये रिसर्च बताती है कि 10 में से 8 करोड़पतियों ने ये सफर खुद तय किया है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 19% को ही किसी ट्रस्ट फंड या जायदाद से कोई रेगुलर आमदनी होती है। बस उतना ही। और 20% से भी कम करोड़पतियों को अपनी कुल दौलत का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा विरासत में मिला है। और आधे से ज्यादा करोड़पतियों को तो विरासत में कभी $1 भी नहीं मिला। वाह, ये जानना अपने आप में काफी प्रेरणादायक है।
बिल्कुल। और यहीं से जुड़ा है दौलत बनाने का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिस पर किताब बार बार जोर देती है, अपनी आमदनी से कम खर्च में जीना। अच्छा। इसे किताब में किफायत कहा गया है, फ्रुगालिटी। ये कोई कंजूसी या मक्खी चूसी नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये दौलत जमा करने की नींव है। इसे आप कह सकते हैं बेहतरीन बचाव खेलना, डिफेंस मजबूत रखना। उदाहरण के लिए किताब में एक जॉनी लूकस नाम के काल्पनिक करोड़पति का जिक्र है। हाँ, बाहर से देखने में वो बिल्कुल साधारण लगता है, शायद थोड़ा पुराने जमाने का मध्यम वर्गीय व्यक्ति, लेकिन उसकी नेटवर्थ $2 मिलियन से ज्यादा है। अच्छा। अब सवाल उठता है, वो कितने महंगे कपड़े पहनता होगा? आप सोचेंगे लाखों की संपत्ति है तो हजारों डॉलर के सूट तो पहनता ही होगा। हाँ, आमतौर पर यही सोचेंगे। लेकिन सर्वे बताता है कि आधे से ज्यादा करोड़पतियों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी $400 से ज्यादा का सूट नहीं खरीदा। सिर्फ $400? हाँ, और सिर्फ 10 में से एक ने ही कभी $1000 या उससे ज्यादा कीमत का सूट खरीदा है। ये तो कमाल है। और महंगी घड़ियों का क्या? क्या हर करोड़पति के हाथ में रोलेक्स होती है? नहीं, फिर से हकीकत अलग है। सर्वे में शामिल ज्यादातर करोड़पतियों ने कभी $500 से ज्यादा कीमत की घड़ी भी नहीं खरीदी। $500 भी नहीं, $5000 तो दूर की बात है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि महंगे सूट या घड़ियां खरीदने वाले लोग अक्सर वो होते हैं जिनकी आमदनी तो ज्यादा होती है, पर वो करोड़पति नहीं होते। सही पकड़ा। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो वक्त के साथ अपनी कीमत खो देते हैं। तो ये दिखाता है कि खर्च करने की आदतें कैसे अमीर बनने की राह में रुड़ा बन सकती हैं। बिल्कुल। मतलब से ज्यादा कमाना, जिसे किताब अच्छा ऑफेंस खेलना कहती है, वो काफी नहीं है। हाँ, अगर आपका डिफेंस यानी बचत और खर्च पर नियंत्रण कमजोर है। सही। ज्यादा खर्च करने की आदत आपको अमीर बनने से रोक सकती है, भले ही आपकी तनख्वाह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और किताब एक और दिलचस्प बात बताती है। क्या? कि अक्सर करोड़पतियों की पत्नियां उनसे भी ज्यादा किफायती होती हैं। अच्छा। हाँ, कई मामलों में पत्नी ही घर के बजट के साथ साथ बिजनेस के खर्चों पर भी पैनी नजर रखती है और उसे कुशलता से संभालती है। तो ये टीम वर्क भी एक तरह से? बिल्कुल। और ये किफायत सिर्फ कपड़ों और घड़ियों तक सीमित नहीं है। बजट बनाना, हाँ, बजटिंग, वो भी करोड़पतियों की एक आम आदत है। सर्वे के आंकड़े थोड़े मजाकिया अंदाज में बताते हैं कि हर 100 करोड़पतियों में से लगभग 120 बजट बनाते हैं। 120? हाँ, मतलब ये बहुत ही आम है। हाँ, कहने का मतलब है कि ये आदत बहुत आम है। और जो नहीं बनाते उनमें से ज्यादातर एक और रणनीति अपनाते हैं। कौन से? वो पहले अपनी आय का एक तय हिस्सा, कम से कम 15% निवेश के लिए अलग रख देते हैं। अच्छा, पहले निवेश। हाँ, और फिर बाकी बची रकम से अपने खर्च चलाते हैं। इसे अक्सर पहले खुद को भुगतान करो कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सुनिश्चित करता है कि बचत और निवेश हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहें, ये नहीं कि जो महीने के आखिर में बच जाए उसे निवेश करेंगे। समझ गया, ये प्राथमिकता की बात है। हाँ, उनके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का तरीका भी उनकी मानसिकता को दर्शाता है शायद। बिल्कुल। सर्वे में ये पाया गया कि करोड़पतियों के पास सीयर्स या जेसी पेनी जैसे आम डिपार्टमेंट स्टोर के क्रेडिट कार्ड होने की संभावना, हाँ, ब्रुक्स ब्रदर्स या नीमन मार्कस जैसे महंगे स्टेटस सिंबल माने जाने वाले स्टोर के कार्ड से कहीं ज्यादा थी। सीयर्स का 43% और ब्रुक्स ब्रदर्स का सिर्फ 10%। हाँ, बिल्कुल। ये फिर से उसी बात पे जोर देता है कि उनके लिए दिखावे से ज्यादा जरूरी कुछ और है। और वो क्या है? वो है आर्थिक स्वतंत्रता की मानसिकता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। करोड़पतियों का मानना है कि आर्थिक आजादी समाज में ऊंचा रुतबा दिखाने या महंगी चीजों के जरिए अपनी पहचान बनाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो चीजों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनकी संपत्ति और उनके निवेश उनके लिए काम करते हैं। उनका असली लक्ष्य दिखावा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति हासिल करना है जहां उन्हें पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। इसका एक बहुत बड़ा और ठोस उदाहरण उनकी कार खरीदने की आदतों में दिखता है। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने जिक्र किया, ज्यादातर करोड़पति लेटेस्ट मॉडल की चमचमाती नई कार नहीं चलाते। नहीं, सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा करोड़पतियों ने अपनी जिंदगी में कभी $30,000 से ज्यादा कीमत की कार खरीदी ही नहीं। $30,000? हाँ, आजकल तो आम गाड़ियां भी इससे महंगी हो जाती हैं। सही कहा। और जब खरीदते भी हैं तो सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में अमेरिकी गाड़ियां जैसे फोर्ड, कैडिलैक, लिंकन शामिल होती हैं, महंगी इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां नहीं। हाँ,
विदेशी कारें चलाने वाले करोड़पति अल्पसंख्यक हैं। बिल्कुल। किताब कार खरीदारों को 4 दिलचस्प श्रेणियों में बांटती है। अच्छा, क्या है वो? कुछ नई गाड़ी पसंद करते हैं, कुछ पुरानी, कुछ एक ही डीलर के पास बार बार जाते हैं, मतलब डीलर लॉयलिस्ट। जबकि कुछ सबसे अच्छी डील के लिए मोल भाव करते हुए अलग अलग जगह घूमते हैं, वो शॉपर्स कहलाते हैं। और इनमें सबसे दिलचस्प समूह कौन सा है? वो है पुरानी गाड़ी के शौकीन मोल भाव करने वाले, यूज्ड व्हीकल प्रोन शॉपर्स। ये कुल करोड़पतियों का लगभग 20% हिस्सा है। अच्छा, 20%। हाँ, ये लोग सबसे ज्यादा किफायती होते हैं और रिसर्च बताती है कि इनमें PAW प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, यानी दौलत जमा करने में असाधारण रूप से माहिर लोग, उनका प्रतिशत इनमें सबसे ज्यादा होता है। तो ये PAW लोग, ये कैसे होते हैं? इनकी क्या खासियत है? ये अक्सर 2-3 साल पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक गाड़ी की कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा, वो डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, वो कम हो चुका होता है। मतलब उन्हें गाड़ी की असल वैल्यू का ज्यादा फायदा मिलता है। बिल्कुल। ये लोग सबसे अच्छी डील पाने के लिए महीनों इंतजार कर सकते हैं, धैर्य रखते हैं। कपड़ों के लिए डिस्काउंट स्टोर जाने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती, और महंगी घड़ियों या जूतों पर वो शायद ही कभी ज्यादा खर्च करते हैं। तो उनकी हर खरीदारी एक बड़ी आर्थिक योजना का हिस्सा लगती है। प्राथमिकता साफ है, दिखावा नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता। एकदम सही। और यहीं पर एक दिलचस्प समीकरण सामने आता है PAWs और UAWs के बीच। UAWs, ये कौन है? अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो कमाते तो अच्छा हैं, पर दौलत जमा नहीं कर पाते। अच्छा। अक्सर यही UAWs ब्रांड न्यू लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, भारी कीमत चुकाकर। फिर कुछ साल बाद जब गाड़ी की कीमत काफी गिर जाती है तो वो उसे बेचने का फैसला करते हैं। और खरीदार कौन होता है? हमारे पास। बिल्कुल, वो पुरानी गाड़ी के शौकीन, मोल भाव करने वाले। कमाल है। तो एक तरह से देखा जाए तो UAWs अपनी महंगी खरीदारी के जरिए और उस पर होने वाले नुकसान, डेप्रिसिएशन को झेलकर पाउस को सस्ती, अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी खरीदने में अनजाने में मदद कर रहे होते हैं। वाह, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। कैसे एक समूह का खर्च दूसरे समूह की बचत का जरिया बन जाता है। हाँ। तो हमने देखा कि करोड़पति सोच समझकर खर्च करते हैं और आर्थिक आजादी को महत्व देते हैं। हाँ। लेकिन उनकी आर्थिक सफलता पर सिर्फ उनके अपने फैसलों का ही नहीं, उनके माहौल और परवरिश का भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। यहीं पर आता है तीसरा अहम कारक, जो थोड़ा विवादास्पद लग सकता है। क्या है वो? माता पिता से मिलने वाली आर्थिक मदद। अच्छा, मदद तो अच्छी बात होनी चाहिए। किताब इस मदद को एक खास नाम देती है, इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर, EOC। इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर। हाँ, इसका मतलब है वो नियमित आर्थिक सहायता जो अमीर माता पिता अपने वयस्क बच्चों और उनके परिवारों को देते हैं, जैसे नकद उपहार या बिल चुकाने में मदद या महंगी छुट्टियां वगैरह। ठीक है, तो इसमें चौंकाने वाला क्या है? चौंकाने वाला निष्कर्ष ये है, रिसर्च बताती है कि जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा EOC देते हैं, उनकी खुद की दौलत अक्सर उन अमीर माता पिता से कम होती है जो कम EOC देते हैं। हैं? ये कैसे? और इससे भी बड़ी बात, जिन वयस्क बच्चों को ये लगातार मदद मिलती है, वो भी अक्सर अपने दम पर कम दौलत जमा कर पाते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आमतौर पर तो यही सोचा जाता है कि अगर माता पिता आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं तो बच्चों को एक अच्छी शुरुआत मिलेगी, उन्हें संघर्ष कम करना पड़ेगा। हाँ, लगता तो यही है। और वो ज्यादा आसानी से अमीर बन पाएंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। रिसर्च के अनुसार लगातार मिलने वाले नकद उपहार, खासकर जब वो उपभोग मतलब कंजम्पशन के लिए दिए जाते हैं, निर्भरता बढ़ाते हैं, डिपेंडेंसी। हाँ। वो अपनी असल आमदनी से ज्यादा ऊंचे लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं, जिसे बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार बाहरी मदद की जरूरत महसूस होती है। और फिर खुद कमाने बचाने की प्रेरणा कम हो जाती होगी। बिल्कुल, उनमें खुद कमाने, बचाने और निवेश करने की प्रेरणा कम हो सकती है। वो अनजाने में अपने माता पिता की दौलत को अपनी खर्च करने योग्य आय का ही एक हिस्सा समझने लगते हैं। इससे आर्थिक अनुशासन सीखना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चों की आर्थिक मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? किताब क्या कहती है? नहीं, किताब ऐसा नहीं कहती, बल्कि वो बताती है कि किस तरह की मदद फायदेमंद है और किस तरह की नुकसानदेह। अच्छा, ये जानना जरूरी है। हाँ, उदाहरण के लिए बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाना एक बेहतरीन निवेश है।
हाँ, ये तो समझ आता है। या फिर उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए शुरुआती पूंजी देना, सीड कैपिटल, वो भी उत्पादक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। वो भी मतलब ये मछली देना नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाना है। बिल्कुल सही कहा। ये उनके भविष्य की कमाई क्षमता और आत्मनिर्भरता में निवेश है, हाँ। ना कि उनके मौजूदा खर्चों को सब्सिडी देना। इसी से जुड़ी है बच्चों की परवरिश की बात। किताब अमीर माता पिता को कुछ अहम नियम सुझाती है ताकि उनके बच्चे भी आर्थिक रूप से सफल और आत्मनिर्भर बने। हाँ। हाँ। पहला, बच्चों को कभी एहसास न होने दे कि आप बहुत अमीर हैं, खास पर जब वो छोटे हों। दूसरा, उन्हें बचपन से ही अनुशासन और किफायत का महत्व सिखाएं और सबसे जरूरी, खुद भी उन नियमों का पालन करके एक मिसाल पेश करें। लीड बाय एग्जाम्पल। तीसरा, जब तक बच्चे वयस्क होकर अपना करियर और जीवन शैली स्थापित न कर लें, तब तक उन्हें अपनी अमीरी का पूरा अंदाजा न लगने दें। चौथा, नकद उपहार कम से कम दें, खासकर उपभोग की चीजों के लिए। और पांचवा, चीजों से ज्यादा उनके अपनी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को महत्व दें और उनकी सराहना करें। ये परवरिश से जुड़े नुस्खे वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, शायद हर किसी के लिए प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। चलिए अब चौथे अहम कारक पर आते हैं, सही पेशा या व्यवसाय चुनना। हाँ, ऑक्यूपेशन। हमने शुरू में जिक्र किया था कि ज्यादातर करोड़पति व्यवसायी होते हैं, लेकिन किस तरह के व्यवसायी? किताब बताती है कि उनके बिजनेस अक्सर डल नॉर्मल होते हैं, मतलब साधारण किस्म के, ग्लैमरस नहीं। बिल्कुल। जरा इन व्यवसायों की लिस्ट देखिए। वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, नीलामी करने वाले, चावल किसान, मोबाइल होम पार्क के मालिक, पेस्ट कंट्रोल सर्विस चलाने वाले, सिक्के और स्टैंप के डीलर, सड़क बनाने वाले, पेविंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स वगैरह वगैरह। इनमें से कोई भी बिजनेस बहुत आकर्षक या फैंसी नहीं लगता। लेकिन अक्सर ऐसे साधारण लगने वाले उद्योगों में मुकाबला कम होता है और उनकी मांग ज्यादा स्थिर रहती है। ये उन्हें लगातार मुनाफा कमाने और धीरे धीरे दौलत बनाने का मौका देता है। जरूरी नहीं कि बिजनेस बहुत बड़ा या दिखने में शानदार हो, जरूरी ये है कि वो लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल। ये दिलचस्प है कि ग्लैमरस न दिखने वाले बिजनेस भी कितने सफल हो सकते हैं। अच्छा, और जब ये करोड़पति माता पिता अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचते हैं तो वो उन्हें क्या सलाह देते हैं? क्या वो चाहते हैं कि बच्चे भी उनका बिजनेस संभालें? रिसर्च बताती है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि वो अक्सर अपने बच्चों को खुद का बिजनेस चलाने के जोखिम भरे रास्ते पर भेजने के बजाय डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, डेंटिस्ट जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा क्यों? बिजनेस में तो ज्यादा पैसा बन सकता है शायद। बन सकता है, पर जोखिम भी बहुत है। देखिए, इसके पीछे ठोस कारण है। पहला, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। हम जानते हैं कि ज्यादातर नए बिजनेस शुरुआती सालों में ही असफल हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ज्ञान और कौशल, वो एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात। प्रोफेशनल सर्विस फर्मों के असफल होने का खतरा भी आमतौर पर किसी नए प्रोडक्ट या रिटेल बिजनेस से कम होता है। और तीसरा, शिक्षा पर किया गया खर्च, वो एक ऐसा निवेश है जो हमेशा बच्चे के साथ रहता है और उन्हें एक सुरक्षित करियर बनाने में मदद करता है, भले ही वो आगे चलकर अपना बिजनेस करें या ना करें। और किताब एक और खास अवसर नीचे की तरफ इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल। वो लोग जो अमीरों को सेवाएं या उत्पाद बेचते हैं, उनके भी अमीर बनने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। सोचिए उन लोगों के बारे में जो अमीरों की जटिल जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे एस्टेट प्लानिंग करने वाले विशेषज्ञ वकील, टैक्स सलाहकार जो उनकी टैक्स देनदारी कम करने में मदद करते हैं, निवेश सलाहकार जो उनकी दौलत को बढ़ाते हैं, उच्च स्तरीय अकाउंटेंट्स। हाँ, यहाँ तक कि अमीरों के बच्चों या पोते पोतियों की विशेष जरूरतों को पूरा करने वाले लोग भी, जैसे खास प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, हाँ, जो उनकी मुस्कान संवारते हैं, या फिर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर जो उनके आलीशान घर बनाते और सजाते हैं। तो अमीरों की बढ़ती संख्या इन क्षेत्रों में व्यापार के बड़े अवसर पैदा कर रही है। बिल्कुल। ये एक ऐसा बाजार है जिसके पास खर्च करने की क्षमता है और जो विशेषज्ञता और गुणवत्ता के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के जरिए क्या खास बातें सीखी, अगर समेटना हो तो? पहली और सबसे अहम बात मेरे हिसाब से तो ये है कि दौलत सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती,
बल्कि उसे समझदारी से बचाने और निवेश करने से बनती है। हाँ, यानी अच्छा ऑफेंस खेलने के साथ साथ एक मजबूत डिफेंस का होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, करोड़पतियों की जो छवि हमारे मन में है वो अक्सर गलत होती है। ज्यादातर करोड़पति पहली पीढ़ी के अमीर हैं, वो विरासत पर निर्भर नहीं है। वो दिखावे की जिंदगी से दूर एक किफायती जीवन जीते हैं। महंगी चीजें उनकी पहचान नहीं, बल्कि उनकी बचत और निवेश की आदतें हैं। तीसरी, एक खास मानसिकता का होना जरूरी है। हाँ, जिसमें किफायत, अनुशासन, लंबी अवधि की योजना और आर्थिक स्वतंत्रता को सामाजिक दिखावे से ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें बजट बनाना, सोच समझकर खर्च करना और निवेश को हमेशा प्राथमिकता देना शामिल है। हाँ, ये आदतें ही दौलत की नींव रखती हैं। और चौथी बात, आप क्या काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन, और आप किन लोगों को अपनी सेवाएं या उत्पाद बेचते हैं, आपकी नीश, ये भी आपकी आर्थिक सफलता में बड़ी भूमिका निभा सकता है। साधारण लगने वाले बिजनेस भी बहुत लाभदायक हो सकते हैं और अमीरों की जरूरतों को पूरा करना भी धन बनाने का एक कारगर रास्ता हो सकता है। और साथ ही वो ईओसी वाली बात, मतलब आर्थिक मदद देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, शिक्षा और उद्यमिता में किया गया निवेश उपभोग के लिए दिए गए पैसों से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी अपनी आदतें, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी सोच हमें दौलत बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं या अनजाने में हमें पीछे खींच रही हैं। हाँ, ये आत्मविश्लेषण का विषय है। क्या हमारा ध्यान सिर्फ कमाने पर है, मतलब ऑफेंस पर, या हम बचाने और बढ़ाने यानी डिफेंस पर भी उतना ही जोर दे रहे हैं? सही कहा। और ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं है जो करोड़पति बनना चाहते हैं। ये सिद्धांत किफायत, अनुशासन, निवेश, लंबी अवधि की सोच, ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी आय का स्तर कुछ भी हो, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ करोड़पतियों का अध्ययन नहीं है, बल्कि आर्थिक व्यवहार और मानसिकता का एक गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ने के लिए, हाँ। किताब एक दिलचस्प आंकड़ा बताती है। करोड़पति अपनी कुल संपत्ति, नेटवर्थ का सालाना औसतन सिर्फ 7% से भी कम हिस्सा अपनी कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम के रूप में दिखाते हैं। सिर्फ 7% से कम? हाँ। इसके विपरीत औसत अमेरिकी परिवार अपनी नेटवर्थ का लगभग 90% सालाना आय के रूप में दिखाता है। 90%? इसका नतीजा, करोड़पति अपनी आय पर तुलनात्मक रूप से काफी कम इनकम टैक्स देते हैं। सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या दौलत को तेजी से बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि अपनी संपत्ति को इस तरह निवेशित रखा जाए कि उससे होने वाली आय कम से कम टैक्स के दायरे में आए, ताकि ज्यादा पैसा दोबारा निवेश के लिए बच सके? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह की और भी शानदार ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और आपको इस समरी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली नीचे कमेंट में साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।